नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलास्टिसिटी पे और जो भी इलास्टिसिटी से जुड़े तथ्य हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इलास्टिसिटी के डिफिनीशन पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जो है चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी जो है, एक मिनट, हाँ, जो बॉडी है इस पे जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रही है, ये बॉडी जो है फोर्स लगने के बाद दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है। आप जो अपने दिमाग में जो रबर होता है, रबर बैंड, उसको ले सकते हैं कि रबर बैंड जब हम लोग खींचते हैं तो थोड़ी देर क्या होती है, फैलती है। उसके बाद छोड़ने के बाद क्या होती है, मतलब जैसे हम फोर्स हटाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, वो अपने पोजीशन को गेन कर लेती है, यानी कि अपने पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो बॉडी का जो है एक्सटेंशन हुआ, फिर छोड़ने के बाद अपने पोजीशन पे आ जाना। तो यही क्या होती है, जो मतलब कि जो मटेरियल का गुण है उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, ये क्या करती है कि जो हम फोर्स लगाते हैं उसको ये अपोज करती है, यानी कि उसका विरोध करती है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो क्या कर रही है, वो उसका विरोध कर रही है, फिर अपने पोजीशन पे आ जा रही है। तो जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पे। किस पे? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पे चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप रबर रबर आप खींचते हैं तो ये कुछ देर तक तो खींचता है, उसके बाद जरा जहाँ थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाते हैं वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी होती है, जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं, वो कुछ ही सर्टेन लिमिट तक मतलब कि झेल पाती है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ग्रेटर देन लिमिट, मतलब कि उसके बाद क्या हो जाती है, वो बॉडी टूट जाती है और क्या करने लगती है, वो जो है प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगती है, यानी कि जो है उसका नेचर जो होता है वो प्लास्टिक का हो जाता है। आई मीन इलास्टिसिटी से वो जो है प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बॉडी इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ फोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो है फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो एक लिमिट है उसके बाद अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, बॉडी टूट जाएगी। ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, या कह सकते हैं कि वो प्लास्टिक नेचर में आ जाएगी। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है, जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये जो है प्लास्टिक नेचर शो करने लगेगी। ठीक है, तो आपको समझ में बातें आ रही होंगी। अब देखिए, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी और परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी और परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी देख सकते हैं। पहले हम लोग परफेक्ट इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी वो होती है जो खींचने के बाद अपने पोजीशन को क्या कर ले, गेन कर ले। वो परफेक्ट इलास्टिक हो गया, यानी कि रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट और शेप, यानी कि अपना आकार वो ग्रहण कर ले। ठीक है, और परफेक्ट प्लास्टिक क्या हो जाएगी, जो ग्रहण न कर पाए। ठीक है, जो कि अपने स्टेट को, जो पुराना जिसे फोर्स लगाए छोड़े, उसके बाद जो है पुरानी स्थिति को न गेन करता, उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस पे चर्चा करते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जब कोई बाह्य बल लग रहा है किसी बॉडी पे, तो वो बाह्य बल में जो अंदर का मटेरियल है उसका गुण क्या होता है, उसको अपोज करना है। ठीक है, उसका विरोध करना। वो क्या कर रही है, यहाँ पे अंदर देख सकते हैं, अंदर जो है फोर्स लगा रही है अपने अपने स्थिति में जाने के लिए। ये कब तक लगा रही है, जब तक जो है आप लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर में डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहे हैं। उसके ऊपर लगाए तो तब तक जो है बॉडी प्लास्टिक शो करने लगेगी, प्लास्टिसिटी में आ जाएगी या बॉडी टूट जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए, जो स्ट्रेस मैंने लगा हुआ है, डिफार्मिंग फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन, जो स्ट्रेस होता है वो डिफार्मिंग फोर्स के बराबर होता है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है, तभी तो बॉडी जो है अपने पोजीशन को गेन कर पाएगी। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जो डिफार्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, अब बटे में एरिया। एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है,
तो इसका जो ये एरिया है, ये वाला इस एरिया से मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रेन पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किस पे? स्ट्रेन पे। स्ट्रेन में क्या है देखिए ध्यान से, कोई बॉडी है, ठीक है, हमने उस पे मान लीजिए फोर्स लगाया है, तो बॉडी क्या होगी, बॉडी जो है इसकी, ये देख सकते हैं यहाँ पे, वो बॉडी जो है वो क्या थोड़ा सा क्या कर रही है, एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। उसका लेंथ जो है बढ़ रहा है, तो जो लेंथ बढ़ रहा है वो अपान जो ओरिजिनल लेंथ है वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका स्ट्रेन। क्या हो जाएगा? वही स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब तीन तरह का स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेन पे थोड़ा हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि शियर स्ट्रेन जब तक आप फिगर में नहीं देखेंगे आप जो है समझ नहीं पाएंगे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो है लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब जो स्ट्रेन का यूनिट होता है वो भैया कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एल अपन एल यानी कि मीटर अपन मीटर कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम अपन वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब अपन मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो है कोई भी स्ट्रेन हो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, उसके लेंथ में जो वृद्धि हुई है वो अपन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम में जो वृद्धि हुआ है या घटोतरी हुआ है वो अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब समझिए, जैसे कोई गुब्बारा है, मतलब उसमें हवा भरा हुआ है, आपने उसको दबाया तो शेप चेंज हो गया, फिर या उसको खींचा तो शेप चेंज हो गया, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो नीचे रहेगा, जिस शेप चेंज करने जो जितना शेप चेंज किया दबाने के बाद वो कहाँ रहेगा, वो ऊपर रहेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता है, हुक्स लॉ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि जितना फोर्स लगाएंगे उसके सापेक्ष जो है उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही है, लेकिन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ कहता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो होता है, ठीक है। इसके बाद जो है तीन चीजें हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यानी कि और वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसमें ऊपर रहेगा, स्ट्रेन नीचे रहेगा, ठीक है। तो यंग्स जो होता है, यंग्स मॉडुलस, उसमें क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, यानी कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि जो जितनी वृद्धि हुई है वो अपॉन ओरिजिनल उसका लेंथ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जो वॉल्यूम का स्ट्रेस है यानी कि जो फोर्स है वो अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा, जितना वॉल्यूम में चेंज आया वो अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन के बारे में थोड़ा हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए। तो हमें लगता है कि हम जो है इतना आपके सपेक्ष जो भी रखे हैं समझाने में सक्षम हो पाए। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।